जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की, जो कि मोदी की कैबिनेट से पास हुआ है। लेकिन ये मोदी की कैबिनेट से पास हुआ है, अभी ये लोकसभा, राज्यसभा और यहाँ तक कि विधानसभाओं से, यानी कि लगभग अगर बात करें विधानसभाओं से, तो 50% जो है विधानसभाओं से भी पास करवाना होता है। तो हम सब कुछ समझेंगे, इसके फायदे क्या हैं अगर एक साथ इलेक्शन करवाए जाते हैं भारत में, यानी कि लोकसभा और विधानसभा, यानी केंद्र में और जो है राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ होता है। तो इससे फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या हो सकता है, क्या यह संवैधानिक है, हम सब कुछ समझेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए, जैसे क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि सरकार बन जाती है लेकिन वो 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा हो पाता है। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि उनके पास बहुमत जो रहता है वो सिद्ध नहीं कर पाते हैं, यानी कि पूरे 5 साल तक सरकार बीच में गिर जाती है। तो अगर सरकार बीच में गिर जाती है ना, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, वन इलेक्शन है ना, वन नेशन वन इलेक्शन का हम सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी साथियों का लर्निंग विद जयेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए साथियों, चर्चा की शुरुआत करें। जैसा कि देख पा रहे हैं कि कैबिनेट से मिली मंजूरी वन नेशन वन इलेक्शन की, यानी कि अब भारत में बात की जाए, जैसे अभी तक क्या होता था कि किसी भी राज्य में विधानसभा का चुनाव होता था, है ना, अलग अलग टाइम पे। अगर बात करें लोकसभा का, तो लोकसभा का तो एक ही बार होता है, लेकिन विधानसभाओं का अलग अलग होता था हर राज्यों में। तो अभी इसमें क्या हो जाएगा कि राज्यों का चुनाव, यानी कि जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है और प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो एक ही साथ होगा। और ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे स्थानीय स्वशासन की बात अगर हम कर लें, जो पंचायतों में चुनाव करवाए जाते हैं, तो वो भी एक साथ करवाया जाए, तभी तो वन नेशन वन इलेक्शन होगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और आपको समझने की कोशिश करते हैं। सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यहाँ से काफ़ी चीज़ आप सीखेंगे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कोई भी, तो आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसकी बात अगर की जाए तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति वन नेशन वन इलेक्शन के संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी थी। तो इसकी जो रिपोर्ट थी वो मार्च में ही सौंप दी गई थी। आगे अभी ये मोदी कैबिनेट से इसको क्या मिली है, मंजूरी मिली है। आगे इसमें बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन में आगे क्या होगा, यहाँ पे मंजूरी मिल गई है, शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा, है ना। बता दें, रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट है जो कि मार्च में आई थी। इसमें अगर क्या है, अच्छा, इसमें एक तो आपको हम पहली चीज़ तो बताना चाहते हैं, क्योंकि ये लगातार दिमाग में चल रहा था सबके कि अगर एक साथ चुनाव होंगे लोकसभा के, है ना, और विधानसभा के, यानी कि प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि राज्य विधानसभा चुनाव के एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी हो जाने चाहिए। तो कुल मिलाकर के केंद्र की बात हो, राज्य की बात हो या स्थानीय स्वशासन की हम बात करें, जैसे ग्राम प्रधान बनते हैं या फिर जो है नगर पालिका में जो चुनाव करवाए जाते हैं जहाँ पे चेयरमैन वगैरह बनते हैं, तो इनके भी चुनाव जो है लोकसभा विधानसभा के संपन्न होने के 100 दिन के भीतर क्या हो जाने चाहिए, स्थानीय स्वशासन का भी क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। आगे इसमें अगर बात करें तो अभी वर्तमान में जैसा कि जानते हैं राज्य विधानसभा लोकसभा के चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाते हैं। आइए हम कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, संविधान के खिलाफ है एक देश एक चुनाव। अगर हम बात करें तो क्या संविधान के खिलाफ है, ठीक है, तो इसमें हमें थोड़ी सी कुछ समस्याएं भी हैं, ठीक है, क्योंकि हम बात करेंगे यहाँ पे कि अभी इसको लोकसभा से कम 2/3 बहुमत, राज्यसभा से 2/3 बहुमत और 50 से अधिक, है ना, 50% से अधिक राज्यों से भी परमिशन लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या इस मुद्दे के रास्ते में कौन कौन सी अड़चन आने वाली हैं, हम आपको आगे दिखाने वाले हैं कि इसको कानून को पास कराने में क्या क्या समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे अगर बात करें वन नेशन वन इलेक्शन कैसे संभव हो सकता है, तो इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की और 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को
सौंप दी। इस रिपोर्ट की 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको क्या दे दी, मंजूरी दे दी। इसमें और क्या अड़चनें हो सकती हैं, आइए हम आपको वो बताने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें जो है सबसे पहले तो इसमें अगर बात की जाए तो जो अब सरकार को 2 संविधान संशोधन बिल पारित करने होंगे। देखिए 2 संविधान संशोधन, देखिए एक तो क्या होगा कि एक तो होगा कि भाई यहाँ पे जो राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बदलने से संबंधित, भाई देखिए अभी जहाँ पे जैसे इसको जब भी एक साथ करवाया जाएगा तो ऐसा तो है नहीं, जैसे मान लेते हैं अभी 2024 चल रहा है, 2029 में अगर कहीं मान लेते हैं इसको लागू किया जाता है, तो अगर 2029 में इसको लागू किया जाता है तो जैसे अभी 2025 में जहाँ पे चुनाव होने हैं उसका तो जो है 2030 में पूरा होगा। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में 2027 में इलेक्शन होगा, तो ऐसे तो कार्यकाल जो है सबका इधर उधर हो जाएगा ना। तो कम से कम इसमें एक फिक्स करना पड़ेगा कि कार्यकाल जो है उसको घटाना या बढ़ाना पड़ेगा, या तो जैसे 29 में करवाना है, मान लेते हैं एक साथ चुनाव, 27 में है इलेक्शन उत्तर प्रदेश का। अब अगर 27 में इलेक्शन उत्तर प्रदेश का करवा दिया जाता है तो या 2 साल के लिए तो हो नहीं पाएगा ना, 27 के बाद फिर वो तो 32 में होगा। तो इसको कम से कम एक बार फिक्स करना पड़ेगा कि जितने राज्य हैं है ना उसके जो है घटाना या बढ़ाना पड़ेगा कार्यकाल, एक तो ये करना पड़ेगा। दूसरा, पहला लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत है ना, एक तो ये करना पड़ेगा कि भाई राज्यों का जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है उसका कार्यकाल जो है बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। आगे अगर बात करें लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से। इसके अलावा बात करें तो राज्य विधानसभाओं की भी मंजूरी होगी, एक तो लोकसभा, राज्यसभा, क्योंकि अगर हम बात करें भारत में जो कानून बनता है संसद से बनता है, तो संसद के अंदर एक तो राज्यसभा दूसरा लोकसभा, तो राज्यसभा लोकसभा दोनों से कम 2/3 बहुमत चाहिए। इसके अलावा जो कि सभी प्रदेशों की विधानसभाएं हैं वहां से भी परमिशन लेना पड़ेगा, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं से भी क्या लेना पड़ेगा, परमिशन। आगे अगर बात करें अब समस्या कहाँ आती है अगर लोकसभा से इसको पास कराया जाएगा तो देखिए लोकसभा में 543 में से 362 सदस्यों का समर्थन चाहिए। 2/3 का मतलब ये हुआ कि भाई अगर 543 सीटें हैं तो इसकी 2/3 कितनी है, 362, यानी 362 लोग एग्री होने चाहिए इस कानून के पक्ष में। लेकिन अगर मौके पे बात की जाए कि बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ समर्थन में है कितने लोग, तो अभी 293 है, यानी चाहिए कितना, 362, और यहाँ पे है कितने, 293 ही है, यानी कि लोकसभा में भी अभी कम सांसद यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के बात की जाए तो 234 में, जिनमें से एनडीए के पास 126 है और चाहिए कितना, 30 कम है, ठीक है, 126 है, यहाँ पे भी 30 कम है। तो लोकसभा और राज्यसभा में जितने होने चाहिए यानी 2/3 बहुमत कम से कम होना चाहिए, तो अभी मौके पे देखा जाए तो 2/3 नहीं है। हालांकि राज्यों में अगर बात करें तो राज्यों में तो मिल जाएंगे, ठीक है, अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में तो हो जाएंगे। 2/3 समर्थन के लिए 164 वोट चाहिए होगी, तो यहाँ पे 164 चाहिए, है कितना, 126 ही है। तो कुल मिलाकर के लोकसभा राज्यसभा दोनों में अभी क्या है, सीटें कम है। सीटें कम का मतलब है कि एनडीए के सहयोगी नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। अब वो किस तरीके से करेंगे, है ना, या विपक्ष के भी लोग आएंगे इस समर्थन में, क्योंकि विपक्ष के लोगों को तो आना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि 2/3 कम से कम चाहिए ही। अब वो सांसद आएंगे या तो एनडीए से तो पूरा नहीं हो पाएंगे, अब एनडीए से नहीं पूरा हो पाएंगे तो अन्य सहयोगों से करेंगे, अब वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन राज्यों की अगर बात करें तो 19 राज्यों में लगभग बीजेपी की सरकार है, तो राज्यों से तो हो जाएगा, है ना, राज्यों से हो जाएगा। लेकिन जो पेच फंसेगा वो लोकसभा और राज्यसभा से। आगे इसमें बात करें, यहां जैसा कि हमने आपको बताया कि 28 में से 19 राज्यों में एनडीए की सरकार है, तो इस लिहाज से राज्यों में मुश्किल नहीं भी आ सकती है, लेकिन वहां तक जाने से पहले लोकसभा और राज्यसभा पार करना मुश्किल दिख रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि लोकसभा, है ना, और राज्यसभा दोनों से कम 2/3 बहुमत चाहिए, और 2/3 बहुमत मौके पर एनडीए के पास है नहीं, ना तो लोकसभा में है और ना ही राज्यसभा में है, ठीक है। हाँ, राज्यों में जो है चाहिए, तो वहाँ राज्यों में तो है, 19 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले राज्यसभा और लोकसभा से तो पास कराना ही होगा। आइए हम कुछ और महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं।
शायद इसी मुश्किल को देखते हुए, देखिए इसी मुश्किल को देखते हुए अश्विनी वैष्णव ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया एक साथ चुनाव कराने की यह व्यवस्था 2029 से लागू होगी या 34 से। उन्होंने बस इतना कह दिया कि गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि यह काम मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में पूरा कर लिया जाएगा। तो जैसा कि देख पा रहे हैं अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये 2029 में होगा कि 2034 में होगा। इसके पीछे जो कारण है वो कारण स्पष्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो है बहुमत अभी नहीं है, क्योंकि 2/3 बहुमत लाना होगा और इतना नहीं है। ठीक है, आइए हम कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को समझते हैं। एक देश एक चुनाव से फायदा क्या होगा। देखिए इसमें अगर फायदे की बात करें तो इसमें क्या फायदा हो सकता है, और अगर भारत के अलावा अगर बात करें तो क्या और भी देश है, जैसे भारत के अलावा बात करें तो अमेरिका है, स्वीडन है, फ्रांस है, यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन है ना, वो एक ही साथ चुनाव करवाते हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में तो सभी चुनाव लोकल और राष्ट्रपति का चुनाव एक ही साथ होता है। कार्यकाल 4 साल का है और एकदम फिक्स टाइम है कि उसी टाइम पे चुनाव होगा, है ना, और वहाँ पे तो दिन की हिसाब है, ऐसा नहीं कि फिर वो चेंज नहीं होता है, एकदम फिक्स टाइम है। तो आगे इसमें बात करें तो क्या फ़ायदा है, तो देखिए फ़ायदा की अगर बात करें तो सबसे पहला जो फ़ायदा यही है कि जो कि इतना ज़्यादा खर्च होता है ना, इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और जो पैसा खर्च होता है चुनाव में वो कहीं ना कहीं पैसा जो रहता है वो किसका रहता है, जनता का ही पैसा रहता है ना। तो एक तो बहुत ज़्यादा जो खर्चा होता है, बार बार चुनाव होते हैं, है ना, उससे क्या होगा, बचा जा सकता है, खर्चे को कम किया जा सकता है। जब एक ही साथ चुनाव होंगे तो एक ही खर्चे में जो है सारे चुनाव करवा लिए जाएंगे, एक तो फायदा ये होगा। अब अगर बात करें तो 1967 तक भारत में ऐसा ही होता था। अगर भारत में बात करें तो भारत में 1967 से ऐसा ही होता था। 68 और 69 से क्या हुआ कि कई राज्यों में सरकार पहले ही गिर गई, है ना, कई राज्यों में सरकार, जैसे 5 साल के लिए कार्यकाल है, अब उस 5 साल के पहले ही सरकार अगर गिर जाती है तब जो है उसके बाद से समस्या आई और उसके बाद से फिर अलग अलग होना चालू हो जाता है। इसमें कुछ और बातें समझें अगर तो एक और तर्क खर्च है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थक कहते हैं कि आजकल चुनाव बहुत खर्चीले हो गए हैं, है ना। इससे क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 6 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए थे, ये 2019 के चुनाव में है ना। इस तरीके से मतलब खर्चे से बचा जा सकता है। ठीक है, एक ही खर्चे में सारे चुनाव करवा लिए जाएंगे। हालांकि कुछ समस्याएं भी हैं, जैसे एक साथ चुनाव तो करवा लिए जाएंगे, लेकिन जब एक ही साथ चुनाव होंगे तो जो लोकल मुद्दे होंगे ना वो कहीं ना कहीं दब जाएंगे। एक तो समस्या ये आने वाली है, खर्चा से तो बचा जा सकता है, एक ही साथ में हो सकता है सारा चुनाव हो जाएगा तो फिर खर्चा कम हो जाएगा। लेकिन जो लोकल मुद्दे रहते हैं, जैसे स्थानीय स्वशासन की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कुछ लोकल मुद्दे रहते हैं, है ना। जैसे इस समय बात करें उत्तर प्रदेश में तो छुट्टा मवेशियों की समस्या है, तो ये सब कुछ लोकल मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं ये दब सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। आगे इसमें बात करें तो विरोधी बताते हैं संविधान की भावना के खिलाफ। ठीक है, ऐसा बताया जाता है। इसमें जो विपक्ष के लोग हैं उनका क्या मानना है कि एक देश एक चुनाव का विरोध करने वालों के भी अपने तर्क है। उनकी चिंता है कि इसे संभव बनाने के लिए कई विधानसभाओं को उनके तय कार्यकाल से पहले भंग करना होगा। हाँ, ये चीज़ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको फिक्स किया जाएगा तो एक बार तो कार्यकाल को भंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 29 में करवाना है तो जो 27 में अगर चुनाव हुआ रहेगा तो उसके बाद 2 साल बाद उसको भंग करना पड़ेगा, तभी तो जाहिर सी बात है 29 में हो पाएगा। जो 25 में हुआ रहेगा या जो भी है, कुल मिलाकर के कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन हमेशा के लिए कहीं ना कहीं समस्याओं से बचा जा सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि इसे संभव बनाने के लिए संसद का 2/3 है ना, 2/3 समर्थन लेने के अलावा आधे राज्य विधानसभाओं की भी सहमति लेनी होगी। दूसरा तर्क यह है कि व्यवस्था सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान महत्व कम कर देगी, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव गिरने पर मध्य विधि चुनाव की स्थिति बनेगी। ईवीएम की उपलब्धता, सुरक्षा इंतजाम आज से चिंताएं हैं। देखिए एक चीज़ जो यहाँ पे और बताना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या है, एक तो राज्यों के विधानसभाओं का कार्यकाल जो है उसमें हेर फेर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लेते हैं कि एक साथ चुनाव हो गए, है ना, अब एक साथ चुनाव हो गए और 5 साल तक, चूंकि कार्यकाल जो होता है सांसद और विधायक का 5 साल का होता है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कार्यकाल वो 5 साल का नहीं होता है। पहले चीज तो ये है,
है ना। एक सांसद और एक विधायक का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन वहीं पे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल नहीं होता है, उनका तब तक रहता है जब तक उनके पास बहुमत रहता है, ठीक है। बहुमत की बात करें तो कम से कम, है ना, कम से कम जैसे इस समय 500, मैं लोकसभा की अगर बात करूं तो लोकसभा में 543 सीटों के लिए, है ना, इलेक्शन हुए थे, और इसमें से 272 सीटें जिसके पास रहेंगी वो सरकार बना सकते हैं, यानी कि 50% से एक क्या हो, ज्यादा हो, 50% से क्या हो, एक ज्यादा हो जिसके पास। यही फार्मूला राज्यों के विधानसभाओं में भी चलता है, ठीक है, मुख्यमंत्री वाले चुनाव में भी। तो अभी 272 जब तक इनके पास रहेंगे, यानी कि इनके सांसद, है ना, इससे कम हुए या किसी और पार्टी में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी इस स्थिति में ना। तो ऐसी स्थिति में सरकार गिर जाएगी तो ये एक समस्या ऐसी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है ना, तो इसके बाद अगर बीच में किसी राज्य की सरकार गिरती है तो बीच में चुनाव होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि बीच में चुनाव करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि पार्टिकुलर अगर किसी राज्य की सरकार गिर गई है तो वहाँ पे चुनाव फिर से करवाए जाएंगे। तो इस वीडियो था जिसमें हमने आपसे वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित सभी बातों को आपसे बताया। तो आप लोग अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर दीजिए। अगर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना परिवार है। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।